रहस्यमयी मंदिर और 2 पीढ़ियों का बोझ। एक छोटा मंदिर, इतना छोटा कि घने पेड़ों, बेलों और झाड़ियों के बीच मुश्किल से दिखता था। अगर उसके खुले, कम ऊंचाई वाले कपाट से दीपक की लौ बाहर न झांकती तो वो जंगल का ही हिस्सा होता। अंदर एक अनगढ़ स्त्री प्रतिमा थी, कोई देवी या कुलदेवी। उसके शीश पर धातु के मुकुट में बीचों बीच एक गड्ढा था। लगता था यहाँ कभी कुछ जरूर था। मंदिर के कोने में एक ऊंचे और मजबूत कद का आदमी महीप बैठा था। वो एकटक प्रतिमा को निहार रहा था, आंखों में दयनीय भाव थे। तभी जंगल में गाड़ी की आवाज गूंजी और मंदिर रोशनी से नहा गया। महीप का ध्यान दरवाजे पर गया। आरव का आगमन। पल भर में दरवाजे पर एक हृष्ट-पुष्ट सांवला युवक दिखा। उसके नाक नक्श ऐसे थे मानो किसी शिल्पकार ने गढ़े हों। महंगी टी-शर्ट, जीन्स और पैरों में कोल्हापुरी चप्पल। युवक ने बाहर चप्पल उतारी, सिर झुकाकर मंदिर में प्रवेश किया। अंदर बैठे महीप के चेहरे पर वात्सल्यपूर्ण मुस्कान आई, पर होंठ मौन थे। आगंतुक आरव घुटनों के बल बैठा और देवी के चरणों में शीश रख दिया। कुछ पल को मानो वो भी प्रस्तर प्रतिमा हो गया। महीप उसे निहारता रहा। जय कुलेश्वरी अम्बा, जयकारा लगाते हुए आरव उठा। महीप ने भी हाथ जोड़ दिए, पर उसके चेहरे पर फिर वही दीनता लौट आई। अब युवक ने महीप के चरणों में सिर रख दिया। कुलेश्वरी अम्बा, तुझे रास्ता दिखाएं बेटा। अब ये बूढ़ा महीप और कोई आशीर्वाद दे ही नहीं सकता तुझे, महीप ने गहरी सांस लेकर कहा। भाई, बाबा और अभिशाप। बाबा, आपका ये निराशा भरा स्वर मुझे बेचैन कर देता है। आपने इस बात को जीवन मरण का प्रश्न क्यों बना लिया? अनंग भाई भी रात दिन आपकी इच्छा पूरी करने में लगे हैं। हाँ, तभी तो 4 साल से न अम्बा को शीश झुकाने आया और न मुझसे मिलने। महीप के चेहरे पर शोभ दिखा। बाबा, आप क्यों बार बार भाई को गलत समझते हैं? मैंने बताया ना, वो भी रात दिन लगे हुए हैं। मेरे कहने से क्या होता है? सच्चाई तो सच्चाई ही होती है आरव बेटा। आरव ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है बाबा, अब कुछ देर मेरे से बातें तो करो। कितना अकेला महसूस करता हूं मैं। महीप बिना प्रतिरोध के उठे और आरव के साथ मंदिर से बाहर पेड़ के चबूतरे पर बैठ गए। अच्छा बता जरा, अनंग कहाँ है आजकल? तुझे तो पता होगा। आरव ने खामोशी से सिर झुका लिया। समझ गया, तुझे भी नहीं पता ना? महीप के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान फैली। बेशक बाबा, मुझे नहीं पता अनंग भाई कहाँ हैं, मगर मुझे पता है कि वो पापा की गलती सुधारने के लिए ही घर से निकले हैं, आरव ने दृढ़ शब्दों में कहा। महीप के चेहरे की उदासी और घनी हो गई। पता नहीं उसने क्या जादू किया था मेरे बेटे पर, लेकिन नहीं, उस पराई लड़की को क्यों दोष दूं? आखिर उसे समझने में तो मेरे बेटे ने ही भूल की थी न। और सच कहूं तो सबसे बड़ी गलती मेरी ही थी। क्यों मैं अपने बेटे को, उसे ठीक से नहीं समझा सका कि वो अभिशिप्त है। उसका एकमात्र स्थान कुलेश्वरी अम्बा का ललाट ही है। वही है जो उसके विनाशकारी रूप को संभाल सकती हैं। किसी मनुष्य के लिए तो वो साक्षात काल के समान ही है। पता नहीं इन 20 सालों में उसने क्या क्या विनाश नहीं किया होगा। लेकिन बाबा, आखिर वो है क्या? ऐसा उसमें क्या है जो आप दिन रात इसी चिंता में घुले जाते हैं? अनंग भाई ने इसी बेचैनी को देखकर उसकी खोज करने की ठानी है। हालांकि मुझे तो लगता है कि जो हो गया वो हो गया। अब उसके पीछे जाने से क्या होगा? हमारा तो जो नुकसान होना था वो हो ही गया ना। आरव ने बुरा सा मुंह बनाया। अभी बच्चे हो तुम आरव, तुम नहीं समझोगे। बात हमारे नुकसान की नहीं है, बात उस श्राप की है जो उसके साथ जुड़ा है। मानव मात्र की भलाई इसी में है कि वो किसी मानव के अधिकार में न आए। वो जिस स्थान पर होती है वहां कभी सुख शांति नहीं हो सकती। अपने घर का हाल तो तुमने देखा ही है ना। महीप ने प्यार से आरव के बाल सहलाए। केशव चाचा और राजनगर की हवेली? अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता। आज आप मेरे साथ घर चल रहे हैं बस, और मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं, आरव ने बच्चे की तरह ठुनक कर कहा। घर? वो घर कहाँ रहा मेरे बच्चे, मैं यहीं ठीक हूं। कुलेश्वरी अम्बा की शरण में, डोंट वॉर, शायद इसी तरह से मेरे और मेरे बेटे के अपराध क्षमा हो जाएं। महीप ने गर्दन झुका ली। तभी एक आवाज ने ध्यान भंग किया। महीप काका, आरव ठीक कह रहा है, आपको उसके साथ चले जाना चाहिए, चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही। ये केशव चाचा थे, सांवले रंग वाले, अनुभव की गंभीरता लिए, सादगी भरे सूती कपड़ों में। केशव चाचा, अब आप ही समझा सकते हैं अपने काका को, आरव ने कहा। महीप ने केशव को देखा। कितना मिलता जुलता है न ये मेरे बेटे से, मगर आदतों में बिल्कुल विपरीत। सब कुछ जानते हुए भी मुझे कितनी इज्जत देता है, वरना एक समय तो अपने ही कबीले के लोग मेरे लिए जल्लाद हो गए थे। अपनी कितनी पीढ़ियों से चली आ रही विरासत को संभाल नहीं सका।
अपने ही बेटे की नीयत को पहचान नहीं सका मैं। केशव की आवाज ने उन्हें वर्तमान में खींचा। काका, क्या सोचने लगे? आप आरव के साथ जाओ। कुछ दिन कुलेश्वरी अम्बा की सेवा मैं कर लूंगा। देखो ना, कितना अकेला हो गया है ये। लाचार महीप ने आंखें मूंदकर कुलेश्वरी अम्बा को प्रणाम किया। एक क्षण को उनकी कल्पना में अम्बा की वो छवि उभरी जब उनके मस्तक पर वो हरिताभ पत्थर जड़ा हुआ था। हवेली और मधुरिमा। आरव अपने बाबा महीप को लेकर राजनगर की सीमा में प्रवेश कर चुका था। महीप का मन अभी भी खाबर के उस घने जंगल में था जहां सदियों से हिम्पी जनजाति अम्बा के आदेश पर रहती आई थी। कुलेश्वरी ने हिम्पियों का जीवन सुखकरी बनाया था, मगर इंसान की फितरत में लालच और स्वार्थ भरा होता है। लोभ ही पाप का कारण होता है और इसी तरह उनकी जिंदगी एक अभिशाप बन जाती है, जैसे महीप और उसके परिवार की बन चुकी है। पता नहीं हरिताभ के कारण कितनी ही जिंदगियां अभिशाप बन चुकी होंगी। हे कुलेश्वरी अम्बा, अब दया कर, अब अपराध क्षमा कर अम्बा। अचानक आरव ने गाड़ी रोक दी। जंग खाए बड़े गेट को आरव ने खोल दिया। हवेली की आलीशान दीवारें रंग रोगन के अभाव में भद्दी दिख रही थीं। बारिश के पानी की लकीरें और काई बदसूरती बढ़ा रही थीं। महीप धीरे से गाड़ी से उतरे और बदरंग हवेली पर एक दृष्टि डाली। आंखों में नमी उतर आई। गाड़ी अंदर चल दी। थके कदमों से महीप भी पीछे पीछे अंदर आ गए। हवेली के अंदर भी एक जंगल ही था, सूखी घास, मुरझाए पेड़। हवेली की हालत महीप जैसी थी, खस्ताहाल, बेरौनक, अभिषिप्त। तभी किसी ने आकर उनके पैर छू लिए। महीप चौंककर 2 कदम पीछे हट गए। हे अम्बे, तुम कौन? बेटी? पहचानते ही महीप के मुंह से शब्द चिपके, मधुरिमा, तू यहां? जी पिताजी, मैं आपको पिताजी कह सकती हूं ना? मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे याद रखा। एक शांत मध्यम आवाज। मुझ पापी को और कौन कौन से दुख देखने हैं? इससे तो मैं उस जंगल में ही ठीक था बेटी। महीप ने गहरे दुख से आंखें मूंद लीं। प्लीज पिताजी, ऐसा न कहें। आपकी कोई गलती नहीं थी। और हां, आरव को नहीं पता कि आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं। तो उसके सामने आप? अरे बाबा, इनसे मिलो। ये मधुरिमा आंटी हैं, आपकी हवेली की नई किराएदार, बल्कि मुझे तो लगता है मालकिन। इनकी वजह से ही मैं आपको यहां लाने की हिम्मत कर सका। इन्होंने ही जिद की थी कि इन्हें मेरे बाबा से मिलना है, आरव ने महीप को अपनी बाहों में भर कर कहा। महीप के होठों पर फीकी मुस्कान आई। काश कि ऐसा ही होता, लेकिन मैं तो उन्माद में अंधा हो गया था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कैसी हो बेटी? यहां कोई परेशानी तो नहीं तुम्हें? वैसे ये हवेली रहने लायक तो अब नहीं रही, महीप ने औपचारिकता से कहा। नहीं पिताजी, मेरे लिए तो ये हवेली बहुत ही मुनासिब है। मैं एक टीचर हूं और मेरा स्कूल यहां से बहुत पास है। मुझे आने जाने में बहुत सुविधा हो गई है, और फिर इतने कम किराए में आजकल घर कहाँ मिलते हैं, मधुरिमा ने अपनेपन से कहा। अरे वाह मधुरिमा आंटी, आपने हमारी हवेली की तरह हमारे बाबा पर भी अपना कब्जा कर लिया। पिताजी, क्या बात है? और बाबा, अब तो आपकी वो इच्छा भी पूरी हो गई कि भगवान आपको बेटे की जगह एक बेटी ही दे देता। क्यों, ठीक कहा न मैंने? आरव ने शरारत से हंसते हुए कहा। पहली बार महीप के होठों पर एक अच्छी सी मुस्कान आई। बहुत सालों बाद इस हवेली में कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। शायद मेरे परिवार का श्राप खत्म हो रहा है, तभी तो इस हवेली में मुस्कुराहटें लौट रही हैं। आरव, अब यहीं सब कह डालोगे? पिताजी को अंदर तो लेकर चलो, मधुरिमा ने प्यार से डांटा। आरव महीप को हवेली के अंदर ले आया। सालों से इस घर में जो औरत की कमी थी वो पूरी हो गई थी। बाहर से हालात वही थे, मगर अंदर से हवेली व्यवस्थित हो गई थी। एक कमरे के सामने महीप ठिठक गए। बाबा, पापा से मिलेंगे आप? उनकी सेहत में अब कुछ सुधार होने लगा है, आरव ने उत्साह से कहा। महीप बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। आरव का उत्साह झाग के बुलबुले की तरह बैठ गया। सामने महीप का कमरा था। 9-10 साल में उन्होंने पहली बार यहां कदम रखा था। उम्मीद के विपरीत कमरा साफ सुथरा था। महीप गहरी सांस लेकर पलंग पर बैठ गए। तुम्हारे बिजनेस का क्या हाल है? सब ठीक चल रहा है ना? महीप ने औपचारिकता पूरी की। 9-10 साल पहले वो सब कुछ आरव और अनंग के हवाले करके खाबर के जंगल में बस गए थे, आयुर्वेद की दवाइयों का बिजनेस। हालांकि महीप कर्मों का पश्चाताप करने अम्बा की शरण में गया था, पर खाबर के जंगल से जड़ी बूटियां भेजता रहता था। पिछले 5 सालों से वो काम भी बंद कर दिया था। अनंग ने केशव और उसके बेटे बद्री को ये काम सौंप दिया था। और उनका बेटा भुवन, वो तो इस लायक भी नहीं रह गया था कि अपनी गलतियों का पश्चाताप भी कर सके। अम्बा तो साक्षात दया की प्रतिमूर्ति हैं।
शायद ये हरिताभ का श्राप था। ये अचानक किराएदार रखने का ख्याल कहाँ से आया तुझे? क्या मधुरिमा ने आकर पूछा था? महीप ने आरव से पूछा। आरव सिर खुजलाने लगा। वो बात ऐसी थी कि ये आंटी रोज हमारी हवेली के सामने से गुजरती थीं और पता नहीं क्यों ये भी कुछ अलग ही ढंग से हमारी हवेली की ओर देखती थीं। बस मुझे लगा कि शायद ये भी, और देखो, इन्होंने मेरा ऑफर मान लिया। अनंग के जाने से तू बिल्कुल अकेला रह गया ना? शायद इसलिए। महीप ने गौर से आरव को देखा। वैसे वो कब से निकला हुआ है यहां से? यही कोई 2 महीने पहले, आरव ने धीरे से कहा। कहाँ? कुछ बताया तो होगा कि वो कहाँ जा रहा है। अरे बाबा, इससे तो आप अपने खाबर वन में ही ठीक थे। मैं आपको इसलिए थोड़ी ही यहां लाया हूं। मतलब उसने मना किया होगा? अभी भी मुझसे नाराज ही है न वो? महीप का चेहरा धूमिल हो गया। अरे आप छोड़े ना, आरव ने बात हवा में उड़ा दी। तभी मधुरिमा ट्रे में नाश्ता लेकर कमरे में आ गईं। आरव, तुम्हारे बाबा थक गए होंगे, कुछ नाश्ता तो करने दो। ये ठीक नहीं है आंटी, मैं तो बाबा से दूना थका हुआ हूं। वैसे बाबा चाय नहीं पीते। हाँ, ये पकौड़े जरूर खा लेंगे। ओह, मुझे तो पता नहीं था। मैं कुछ और ले आती हूं। अरे नहीं बेटी, हम तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, ये शहरी आवभगत की जरूरत नहीं है। महीप हल्के से हंसकर बोले। वैसे आंटी, अगर आपको हलवा बनाना आता हो तो प्लीज, बहुत दिन हो गए घर का हलवा खाए हुए। आरव ने मिन्नत की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बनाऊंगी, मगर रात को खाने में। अभी नहीं। आरव का मुंह लटक गया। महीप और मधुरिमा मुस्कुरा दिए। अनंग का सफर और हरिताभ की खोज। एक पहाड़ी सड़क पर स्पोर्ट्स बाइक सरपट दौड़ रही थी। सवार का चेहरा हेलमेट और हाथ ग्लव्स में बंद थे। पैरों में लॉन्ग बूट थे। बाइक पर एक बड़ा सा बैग लदा था, शायद लंबे सफर का इंतजाम। आगे रास्ते में पुलिस वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। बाइक सवार ने भी अपनी बाइक रोक दी। अपना डीएल दिखाओ, सिपाही ने कहा। बाइक सवार ने डीएल सिपाही के हाथ में रखा। अपना हेलमेट उतारो, सिपाही ने कहा। लड़के ने गहरी सांस लेते हुए हेलमेट उतारा। पुलिस वाले ने ध्यान से चेहरा देखा। क्या नाम है? अनंग हिम्पी, लड़के ने उकताकर कहा। पुलिस वाले ने उसे घूरा। आदिवासी जनजाति से हो? लेकिन लगते तो नहीं। अनंग ने लापरवाही से कंधे झटके और अपना डीएल ले लिया। उसने हेलमेट वापस पहना और बाइक स्टार्ट कर दी। पुलिस वाला हैरानी में ही था। आदिवासी जनजाति का लड़का, इतना खूबसूरत और स्मार्ट। वह बड़बड़ाया। अरे रावत, अब देश में लोकतंत्र है, अब किसी जाति जनजाति में भेद नहीं है। दूसरे पुलिस वाले ने उसके कंधे पर हाथ मारा। उधर अनंग का जबड़ा कस चुका था। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी थी। दिन छिपने से पहले उसे ताताम पहुंचना था। कितनी मुश्किल से उसने उस जगह का पता किया था। कोई आसान काम नहीं था, उस छोटे से पहाड़ी कस्बे को इतने बड़े देश में ढूंढना। खाबर वन में रात। खाबर वन में कुलेश्वरी अम्बा का मंदिर। कौन? बद्री है क्या? केशु ने पेड़ों के झुरमुट से आती परछाई देखी। हाँ बापू, लेकिन तुम यहां? इस समय एक बलिष्ठ सांवले युवक ने आकर कहा। एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे कंधे पर एक बड़ा सा बोरा लदा था। उसने बोरा मंदिर के चबूतरे पर रख दिया। बड़े बाबा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। उसने मंदिर के अंदर झांकने की कोशिश की। नहीं है रे, वो आज आरव के साथ राजनगर चले गए। दीपक बाती करने में आ गया, केशव ने कहा। हैं? ऐसे कैसे चले गए? वो 5 साल से इस मंदिर के अलावा कहीं गए ही नहीं। फिर अचानक कैसे? बद्री की बड़ी बड़ी आंखों में आश्चर्य फैल गया। अरे हाँ बद्री, पता नहीं आज कैसे महीप काका ने आरव की बात मान ली। चलो अच्छा ही हुआ। मैं तो उन्हें ये पत्ते और कंद मूल दिखाने लाया था। इस बार अनंग ने अपना आदमी नहीं भेजा जड़ी बूटी के लिए। मैंने सोचा कि खुद ही भिजवा दूं राजनगर। हाँ तो भिजवा दे। आरव की बातों से मुझे लगा था कि शायद अनंग अभी वहां नहीं है, कहीं बाहर गया है। ठीक है, फिर कल जाऊंगा, खुद ही देख कर आऊंगा कि आखिर बात क्या है। हाँ तो ठीक है, चले जाना। अब बस्ती चला जा, मैं रात को यहीं रुकूंगा। और हाँ, बस्ती के चारों ओर आग जलानी मत भूलना। ये भी कोई भूलने वाली बात है बापू? जब से होश संभाला है तब से रात के समय बस्ती के चारों ओर आग का घेरा दहकता हुआ ही देखा है। बद्री ने कुल्हाड़ी उठाई और बोरा कंधे पर डाला। वह बस्ती की ओर चल पड़ा। ताताम से राजगढ़ म्यूजियम तक। ताताम एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा,
अनंग हिम्पी ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक एक पुराने से बोर्ड के पास रोकी जिस पर धुंधले अक्षरों में ताताम लिखा था। दिन ढल चुका था और यहाँ की हवा में खाबर जंगल की नमी नहीं बल्कि चीड़ के पत्तों की तीखी महक थी। जल्दी ही उसे कस्बे के बीचों बीच एक छोटा सा ढाबा दिखा। बाइक रोककर उसने हेलमेट उतारा। उसके चेहरे पर पिछले 2 महीने की यात्रा की थकान और एक अजीब सी दृढ़ता थी। अंकल, यहाँ रहने का ठिकाना कहाँ मिलेगा? अनंग ने ढाबे के मालिक से पूछा। बाहर से आए हो बेटा? इस कस्बे में तो रहने का कोई खास इंतजाम नहीं है। सामने एक छोटी सी रेस्ट हाउस की कोठरी है, सरकारी, बस वही है, ढाबे वाले ने बताया। अनंग ने रात वहीं गुजारी। अगली सुबह वो उसी ढाबे पर चाय पी रहा था जब उसकी नज़र एक पुराने अखबार पर पड़ी। तारीख बहुत पुरानी नहीं थी। उसका ध्यान एक छोटी सी खबर पर गया। ताताम की पहाड़ियों में मिला दुर्लभ हरिताभ पत्थर। खबर के साथ एक छोटी सी धुंधली तस्वीर थी, एक चमकता हुआ हल्के हरे रंग का पत्थर। अनंग के हाथ से चाय का कप कांप गया। उसके मन में महीप बाबा के शब्द गूंज उठे। वो अभिशिप्त है। उसका एकमात्र स्थान कुलेश्वरी अम्बा का ललाट ही है और केशव चाचा की कल्पना अम्बा की वो छवि उभर आई जब उनके मस्तक पर वो हरिताभ पत्थर जड़ा हुआ था। हरिताभ, यही वो चीज थी जिसके पीछे वो 2 महीने से भटक रहा था। हवेली में एक नया रिश्ता। राजनगर में हवेली की रौनक धीरे धीरे लौटने लगी थी। आरव अपने बिजनेस मीटिंग से समय निकालकर महीप के पास बैठता और ढेर सारी बातें करता। महीप ने पाया कि आरव उसे अनंग के बारे में कुछ बताने से लगातार बच रहा है। बाबा, कल राखी है, एक शाम आरव ने कहा। अनंग भाई होते तो मैं उन्हें भी राखी बांधता। जब तक वो नहीं आते, क्यों न मैं? तू तो लड़का है आरव, महीप ने हंसने की कोशिश की। हाँ, पर मन तो है ना, और इस बार हमारी एक नई आंटी है ना, मधुरिमा आंटी। अगले दिन राखी की सुबह महीप अपने कमरे में आंखें मूंदे बैठे थे। उन्हें अपने अतीत की गलतियां याद आ रही थीं। भुवन की गलती, उस विनाशकारी हरिताभ को संभाल न पाना, और फिर भुवन का। तभी कमरे में मधुरिमा आई। उनके हाथों में एक थाली थी जिसमें रोली, चावल और एक पीले धागे वाली राखी थी। पिताजी, मधुरिमा ने धीरे से कहा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपको अपना भाई मान सकती हूँ? आप भुवन भैया जैसे हैं और मुझे कभी भाई का प्यार नहीं मिला। महीप चौंक गए। भुवन, उनका बेटा जिसके कारण परिवार पर श्राप आया। बेटी, मुझे नहीं पता। महीप का गला रुंध गया। मैं तो अपराधी हूं। मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी थी। तुम मुझे भाई कैसे कह सकती हो? जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी पिताजी, मधुरिमा ने आंखें नम करते हुए कहा। वह हरिताभ का श्राप था, लेकिन मैं जानती हूं कि आप कितने अच्छे दिल के हैं। उस रात जब मैं अकेली थी तो मैंने आपको याद किया था। आप मेरे लिए आज भी वही हैं जिसने मुझे प्यार दिया था। आरव की वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मैं आपको फिर से पा गई। महीप अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर पहली बार वर्षों बाद पश्चाताप और स्वीकृति का मिश्रण था। मधुरिमा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा। मधुरिमा ने महीप की कलाई पर धीरे से पीला धागा बांध दिया। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भाई। महीप ने भीगी आंखों से मधुरिमा को देखा। वर्षों का बोझ कुछ हल्का हुआ था। उसी पल उनके मन में एक विचार कौंधा, क्या मधुरिमा का यहाँ आना सिर्फ इत्तेफाक है? कहीं ये हरिताभ से जुड़ी कोई दूसरी कड़ी तो नहीं? ताताम की पहाड़ियों पर। उधर ताताम में अनंग ने स्थानीय लोगों से हरिताभ पत्थर के बारे में पूछताछ की। उसे पता चला कि वो पत्थर एक पुरानी खान में मिला था और उसे राजगढ़ म्यूजियम में रखा गया है। अनंग ने अपनी बाइक मुजफ्फरपुर की ओर मोड़ दी, जहां राजगढ़ म्यूजियम था। पहाड़ों से गुजरते हुए अनंग ने अपनी जैकेट की जिप खोली। उसे अपने सीने पर रखा एक ताबीज महसूस हुआ, एक छोटा काला पत्थर जो उसकी दादी ने उसे दिया था। दादी ने कहा था कि ये उसे विनाशकारी शक्ति से बचाएगा। अनंग जानता था कि वो शक्ति, वो अभिशाप केवल एक ही चीज से जुड़ा है, हरिताभ। अगर वो हरिताभ को कुलेश्वरी अम्बा के ललाट पर वापस स्थापित कर सका तो शायद उसके परिवार का श्राप खत्म हो जाएगा। वो अपनी मंजिल से अब बस एक म्यूजियम की दूरी पर था। हरिताभ का रहस्य और मधुरिमा की पहचान। मुजफ्फरपुर पहुंचकर अनंग हिम्पी सीधे राजगढ़ म्यूजियम की ओर बढ़ा। ये एक भव्य पुरानी इमारत थी जहां देश के विभिन्न कोनों से लाई गईं दुर्लभ कलाकृतियां और खनिज रखे थे। अनंग ने टिकट लिया और सीधे उस सेक्शन की तलाश करने लगा जहां हरिताभ पत्थर रखा गया था। उसे प्राकृतिक रत्न और खनिज सेक्शन में वो पत्थर मिल गया। एक मजबूत शीशे के बॉक्स के अंदर मखमली कपड़े पर वो हल्के हरे रंग का पत्थर रखा था जो रात के अंधेरे में भी तेज चमक बिखेर रहा था। उसके चारों ओर एक मध्यम सा आभा मंडल था, जैसे उसमें कोई जीती जागती ऊर्जा कैद हो।
अनंग ने अपनी जैकेट के अंदर टटोला, जहां उसने एक छोटा सा धातु का औजार छिपा रखा था। वह जानता था कि इस पत्थर को पाना आसान नहीं होगा। ठीक उसी वक्त एक गार्ड पास से गुजरा और अनंग को देर तक एक ही जगह खड़ा देखकर थोड़ा असहज हुआ। अनंग ने तुरंत ध्यान भटकाया और गार्ड के दूर जाने का इंतजार किया। उसे याद आया कि खाबर वन के हिम्पी जनजाति के लोग बताते थे कि हरिताब को केवल उसी जगह से हटाया जा सकता है जहां वो स्थापित हो, अगर उसे शुक्रवार की अर्धरात्रि को छुआ जाए। आज बुधवार था। उसके पास 2 दिन का समय था। अनंग ने शांत मन से पूरे म्यूजियम का निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था और कैमरों की लोकेशन को ध्यान से समझा। उसने ठान लिया था वो अपने परिवार के लिए, अपने पिता भुवन और महीप बाबा के लिए इस अभिशाप को खत्म करेगा। मधुरिमा की पहचान। राजनगर की हवेली में महीप राखी के धागे को देख रहे थे। मधुरिमा की बातों ने उन्हें शांति दी थी, पर एक गहरी आशंका उनके मन में उठ रही थी। मधुरिमा यहाँ क्यों आई? क्या वो सच में सिर्फ एक किराएदार है? उन्होंने आरव को बाहर भेजा और चुपके से उस कमरे में गए जहां मधुरिमा रह रही थी। कमरा व्यवस्थित था, पर उनकी नज़र बिस्तर के पास रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। हिम्मत करके महीप ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर एक धुंधली तस्वीर थी मधुरिमा और उसके बगल में एक जवान आकर्षक लड़का, जो अनंग से मिलता जुलता था, पर महीप ने उसे पहचान लिया, भुवन। डायरी के पन्ने पलटे। उसमें एक कहानी दर्ज थी, मधुरिमा और भुवन का प्रेम, हरिताब के श्राप के कारण भुवन का अचानक बदल जाना और फिर उनका विनाशकारी अलगाव। एक पन्ने पर लिखा था, तारांकन, मुझे भुवन का श्राप वापस लेना होगा। उस हिम्पी परिवार ने हमारा जीवन बर्बाद किया। अब मैं उनकी कुल देवी से वो शक्ति वापस छीन लूंगी जिसे मेरे पति ने चुराया था। मेरा बेटा अनंग आजाद होना चाहिए। महीप का सिर चकरा गया। मधुरिमा भुवन की पत्नी थी, अनंग की असली माँ, और वो यहाँ प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे अनंग को हरिताब के विनाशकारी प्रभाव से बचाने आई थी। वो जानती थी कि भुवन ने हरिताब को वापस देवी के मस्तक से हटा दिया है और भुवन का पहला पुत्र अनंग अब इस श्राप का अगला शिकार हो सकता है। हे कुलेश्वरी अम्बा! महीप ने घुटनों पर बैठकर आंखें मूंद लीं। उनकी गलती का परिणाम आज तक चल रहा था। उसी पल आरव कमरे में आया। बाबा, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महीप ने जल्दी से डायरी बंद की। कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी यादें। ए समाप्ति, श्राप का अंत या नई शुरुआत। खाबर वन का मंदिर। केशो और बद्री अभी भी बस्ती के चारों ओर आग का घेरा बनाकर रख रहे थे। राजनगर की हवेली। आरव अपने कमरे में फोन पर था। हाँ भाई, बाबा को संभालना मुश्किल है, पर मधुरिमा आंटी ने बहुत मदद की है। तू कहाँ है? कब आ रहा है? उसे दूसरी ओर से धीमी थकी हुई आवाज सुनाई दी। मैं ताताम के पास हूं। मुझे हरिताब मिल गया है। अगले शुक्रवार मैं अंबा के पास आ रहा हूं, सब कुछ खत्म करने के लिए। राजगढ़ म्यूजियम। शुक्रवार की अर्धरात्रि। एक तेज सायरन बजा। अंदर अंधेरे में अनंग ने शीशे के बॉक्स को खोलने का औजार डाला। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। जैसे ही उसने हरिताब को छुआ, पत्थर से एक तेज हरी रोशनी निकली जो पूरे कमरे को भर गई। अगले पल वो हरी रोशनी तेजी से उत्तर दिशा की ओर भागी, सीधे खाबर वन की तरफ। अनंग अपने सिर पर हाथ रखे हाँफ रहा था। उसने हरिताब को अपने सीने से लगा लिया, जहां उसकी दादी का काला ताबीज था। श्राप की विनाशकारी ऊर्जा अब हरिताब के अंदर शांत थी। कुलेश्वरी अम्बा के ललाट पर वह हरिताब का पत्थर वापस स्थापित होने जा रहा था। अनंग हिम्पी जानता था कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे अपनी माँ मधुरिमा और अपने बाबा महीप से मिलना था और अपने पिता भुवन की खामोशी के पीछे का सच जानना था। मगर कम से कम अब उसके परिवार पर मंडरा रहा सदियों पुराना अभिशाप खत्म होने वाला था।